चैनल में। मैं हूं आपके साथ हेमा कनौजिया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य श्री रविंद्र तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सर, मेरा सवाल है कि इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड बने हैं सड़क को लेकर, जो बहुत सारे रोड बने हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसको दर्ज किया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यह भारतवर्ष का स्वर्णिम काल है जी। मोदी जी के आने के बाद जब आदरणीय नितिन गडकरी जी को सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रभार मिला, तो इससे पहले 1.8 किलोमीटर पर डे सड़क बनाने का रेशियो हुआ करता था। आज केवल सड़क बनाने में एक दिन नहीं, एक दिन में 2.5 किलोमीटर, 24 घंटे के अंदर में 2.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आया। उसके बाद 39 किलोमीटर पर डे आज के तारीख में सड़क बन रहे हैं, और वह भी उस काल में जब 6 महीने लॉकडाउन लगा रहा, पूरे देश में 1 इंच कहीं काम नहीं हुआ। तब आज हिंदुस्तान की सबसे अधिक सड़कें बनाने का काम हो रही है। यह दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। और अभी आदरणीय मंत्री जी ने घोषणा भी किया है कि हिंदुस्तान की सड़कों को वर्ल्ड क्लास का सड़क हम बहुत जल्दी सबसे ज़्यादा रफ्तार में बनाएंगे। तो जो अभी तक लोग सपना देखता था कि भारत में पता नहीं कितना क्या होगा, कितना बनेगा, क्या विकास होगा, उसको इन्होंने ज़मीन पर उतारने का काम किया है, जो बहुत ही अभिनंदनीय है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सागरमाला जो परियोजना है उसका कार्य प्रगति पर चल रहा है, तो उसका सरकार का क्या कहना है उसको लेकर? देखिए, सागरमाला रियल में भारतवर्ष के लिए ही नहीं, दुनिया के वैसे जगहों के लिए जहां सड़क परिवहन की ज़्यादातर लोड है और नदियों की अगर जाल है, तो मुझे लगता है कि सरकार को सागरमाला की ओर ध्यान देने से अनेकों तरह के लाभ हैं। और यह कंसेप्ट भी आदरणीय नितिन गडकरी जी का ही था। उससे पहले अटल जी के समय में नदी जोड़ों का एक परियोजना चला था। उसका ये था कि सड़कों के निर्माण में जमीन अधिग्रहण, फिर भूमि के साथ साथ यूटिलिटी का, फिर पेड़ का, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। तो अगर हम सागरमाला के तहत अगर देश जल परियोजनाओं के माध्यम से जल मार्ग को अगर आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से देश को महंगाई कम करने में भी सहूलियत होगी, लोगों को रोजगार देने में भी सहूलियत होगी, नदियों को जोड़ने के बाद इरिगेशन की भी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए यह बहुत ही बृहत योजना है और यह मुझे अंदाजा है कि मोदी जी के नेतृत्व में इसमें काफ़ी सफल रहेगा। सर, सागरमाला जो परियोजना है उसे सार्वजनिक कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे सरकार को और जनता को कौन सा फायदा होगा, कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम सार्वजनिक या निजीकरण कहते हैं, आज के तारीख में इस पर बड़ी हंगामा है। इसका सही बात यह है कि आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब जैसे सरकारों को व्यापार करना चाहिए कि आम लोगों के भले की बात करनी चाहिए, ये बात समझने की होगी। आज तक जो सरकार, जो पूर्व में जो सरकारी निगम बना करके जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जो आई, उस सारे के सारे लाखों हजारों करोड़ के घाटे में जा रहे हैं। आखिर वह किसका नुकसान है? और आम जनता का अगर प्राइवेट पूंजी अगर आता है, फिर वह पूंजी लगाकर अगर उसमें 2 रुपया कमाता है, सरकार को टैक्स देता है, आम लोगों को उससे अनेकों सुविधाएं देती हैं, नौकरियां मिलती हैं, आम लोगों का ही विकास अंत होता है उसकी आमदनी से, तो इसमें बिक कहाँ जाता है? आज तो हंगामा लोग करता है कि देश बेच रहा है, जबकि प्राइवेट होने का मतलब देश बेचना नहीं होता, उसके सर्विस को उसके माध्यम से दिया जाता है, जिससे सही मायने में आज अभी एक रेल को दिया गया है प्राइवेट में, आपको मैं याद कराऊं, तेजस। तो उसमें बहुत हंगामा हुआ, भाई ये तो बेच दिया गया। लेकिन सही मायने में आपका अगर एक रेल ट्रैक चलता है और वहाँ पर वो अगर 2 लाख रुपया घाटे में जाता है, और वही अगर 8 लाख रुपया कमाने के बाद अगर टैक्स के साथ 8 लाख रुपया आपको पर मंथ दे रहा है इस्तेमाल करके, तो इसमें नुकसान कौन सा करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए? अभी एयर इंडिया 88,000 करोड़ के घाटे में जा रहा है। ये नुकसान किसका है? ये कौन भरेगा? इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों को व्यापार करना छोड़ करके चुपचाप आम लोगों के हित का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा है
और सुरक्षा, ये 3 चीज़ छोड़ करके बाकी सारे विभागों को प्राइवेट कंपनियों को ही देना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मी अब आम लोगों के काम करना पसंद नहीं करते। सरकारी नौकरी का मतलब हरामखोरी का लाइसेंस हो गया है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं आपसे ये कहना, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी कोविड-19 को लेकर आप जान रहे हैं कि कितना वायरस बढ़ता जा रहा है लगातार। अब जो गाड़ी में जो चालक होता है उसको भी अगर वो अकेला गाड़ी चला रहा है तो उसको मास्क पहनना अनिवार्य है, और अगर वो नहीं पहनता है तो उसके चालान काट दिए जाते हैं। लेकिन अकेला जो व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है तो उससे क्या सुरक्षा होगी? देखिए, जहाँ तक कोविड के गाइडलाइन का सवाल है जी। तो मैं खुद बड़ी जिम्मेवारी के साथ ही बात कर रहा हूँ कि कोविड के मामले में मुझे लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान, चाहे सरकार हो या गैर सरकारी हो, कोई कंफर्म नहीं है और हर तरह के विरोधाभासी गाइडलाइन रोज आते हैं। ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ, मैं मानता भी हूँ और मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं जो सोचना चाहिए। अब कोई अकेले चल रहा है, शीशा उसका बंद है, तो आखिर क्यों लगाना चाहिए? ये कोई तर्क संगत बात तो नहीं लगती। लेकिन आज तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्णय देखा तो मुझे आश्चर्य लगा कि न्यायालय वाले भी, अब पता नहीं न्यायालय क्या देखता है। अब वो कहता है कि नहीं, प्राइवेट कार भी जो है पब्लिक प्लेस माना जाएगा। अब ये पब्लिक प्लेस कैसे माना जाएगा, ये अपने आप में बड़ा नया एक विरोधाभास है, एक नया सवाल खड़ा करता है। हमारा अपना विभाग है, हम लोग हर जगह ट्रैफिक के लोग को जब देखते हैं कि कोई कहीं जा रहा है तो वो अपना दायित्व तो नहीं करते, वो अब मास्क देखना और फलाना देखना और वसूली में ही लग गए। उनका जो मूल जिम्मेवारी थी, जवाबदेही थी, वो अब भूल गए। यानी रोज़ नया इशू आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सी चीज़ों में, बहुत से प्रकारांतर में सुधार की ज़रूरत पड़ेगी। और आम जनता को, जहाँ तक कोविड का सवाल है, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, शायद सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कोविड के जो लक्षण बताए जाते हैं प्राइमरी स्तर पर, वह बहुत आदिकाल से इस तरह की बीमारियां सार्वजनिक रही हुई हैं और इसके जब कोई इलाज तात्कालिक नहीं थे तो आखिरकार उन्हीं दवाइयों से अगर ये ठीक भी हो रहा है, 98% रिकवरी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का हवा बनाना किसी भी दृष्टि से राष्ट्रीय हित में नहीं है। दुनिया में कहीं होता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का बहुत सा स्ट्रॉन्ग है। और इम्यूनिटी का जहाँ तक सवाल है तो केवल इम्यूनिटी ही इसमें बोलते हैं लोग कि इम्यूनिटी को ही बूस्टअप कीजिए, तो यहाँ के लोगों को इम्यूनिटी ऑलरेडी बूस्टअप है, तो इतना अनावश्यक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब फिर भी अब विज्ञान का और डॉक्टरों का कहना है, पता नहीं इसमें कहाँ तक कितना है, लेकिन आम जनता के लिए मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। रविंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जब एक चालक, एक आम आदमी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है तो उसके बाद भी वो मतलब चक्कर काटता रहता है, कभी वो बैंक के चक्कर काट रहा है, कभी वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कभी इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं वो उनके घर के चक्कर काट रहा है, फिर भी उनको मतलब कोई सहूलियत नहीं मिल पाती। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को? देखिए, अभी फिलहाल इसी सत्र में हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अभी बैठक हुई थी, मैंने खुद इस विषय को उठाया है और रिपोर्ट भी किया है। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस का जो एसेंशियलिटी जो बनाई गई, अनिवार्य जो किया गया, उसके पीछे सरकार की एक मंशा रही है कि गाड़ियाँ जब सड़कों पर चलती हैं तो जो आम लोग सड़क पर चल रहे हैं उनको अगर कोई नुकसान हो जाता है, दुर्घटना होने से, कुछ और होने से, तो उसकी भरपाई तत्काल हो सके। लेकिन ये सच है कि इंश्योरेंस कंपनियां इसको केवल कमाई का जरिया बना ली, जो मूल उद्देश्य था उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रही हैं। हम लोगों ने खुद रिपोर्ट देखा है और इस पर निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर में किसी का भी अगर क्लेम है तो उसको निष्पादन करना है। लेकिन ये लोग करते नहीं, ये एजेंट बनाते हैं। वो जब हमारी बात हुई थी तो मैंने खुद पूछा कि अब तो यार तुम लोग प्रोडक्ट बेचने लगे, तो इंश्योरेंस में प्रोडक्ट क्या होता है? वो छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट करता है, उसमें एक वो कहेगा कि 22,000 लगेगा, दूसरा कहेगा 18,000 कहेगा, तीसरा कहेगा कि 14,000 लगेगा। छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन डाल देगा और जब क्लेम करने जाएगा तो कहेगा कि आपके इंश्योरेंस में ये नहीं है एंट्री, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये सब चीज़ों पर सरकार का नज़र भी है और इस पर काफ़ी कार्रवाई हुई है, कठोरता से काम हो भी रहा है। जब हम लोग मेंबर बने थे तो 1% से भी बिलो था
इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट का स्थिति। आज हम लोग उसको बहुत ऊपर ले गए हैं और अब आगे आने वाले समय में उसमें काफ़ी सुधार होगा। और नहीं तो उस पर एक ऑप्शन हम लोग ये भी देने के लिए है, सरकार आगे विचार किया है कि पब्लिक अपना नुकसान खुद झेलेगा। जो ये होगा उसको मर्जी होगा इंश्योरेंस कराएगा, नहीं मर्जी होगा नहीं कराएगा, इंश्योरेंस कंपनियों का मोहताज नहीं रहेगा। हाँ, सड़क पर चलने वाले को अगर कोई दुर्घटना में नुकसान होती है तो उसका भरपाई ऑनर के ऊपर ही लायबिलिटी फिक्स किया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का कोई एक नया नोटिफिकेशन आए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया रविंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कई अहम मुद्दों पर रविंद्र जी से बात की और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।